चलिए सबको नमस्कार दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी लोगों को अनुरोध है कि आप लोग अपने ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। देखिए ये है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने वाला है। इससे पहले 1 to 8 तक हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर वहां से देख सकते हैं आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट, जो एनटीपीसी के एग्जाम के लिए भी जो है ना बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। देखिए यहाँ पे इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, जो सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। ये जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में कुछ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है और कुछ जो है नए क्वेश्चन रहता है, जो आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। देखिए आज के सेशन में फर्स्ट प्रश्न है, बोला है कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध है। इसको याद रखना है, हीराकुंड बांध है। ये कहाँ पे है? तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, है ना। हीराकुंड जो बांध है ना, ये जो है महानदी पे, याद रखना है। किस नदी पे है? महानदी पे है ना। महानदी पे कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महानदी पे उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, है ना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है भाखड़ा नांगल बांध, है ना। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध, है ना। इसका पूछता है नदी, है ना, ये कौन सा नदी पे स्थित है? तो ये जो है ना सतलुज नदी पे स्थित है। याद रखना है, सतलुज नदी पे स्थित है। कहाँ पे? पंजाब में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कुछ बोल रहा है, लिखा है टिहरी बांध, है ना। याद रखना है टिहरी डैम। ये टिहरी डैम जो है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन ये कंक्रीट निर्मित बांध है। याद रखना है, कंक्रीट निर्मित सबसे ऊंचा बांध, है ना। कंक्रीट निर्मित बांध कौन सा है? टिहरी बांध है ना, उत्तराखंड में। याद रखना इसको, टिहरी बांध कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित बांध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आपको याद रखना है हमेशा के लिए। एग्जाम से संबंधित सारे क्वेश्चन को इसमें सेट किया गया है। देखिए फर्स्ट प्रश्न हो गया। सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, लिखा है कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है ना। देखिए मिट्टी का कटाव क्यों होता है, इसको पता होगा आपको कि जंगलों की कटाई से क्या होता है, मिट्टी का कटाव जो है बहुत तेजी से बढ़ता है ना। मिट्टी के कटाव में क्या होता है, जो यहाँ पे जंगल लगाते हैं ना पेड़ पौधे, तो अपने जड़ से पूरे मिट्टी को क्या किया जाता है, वहां पे चारों तरफ से जो है अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां पे पकड़ा जाता है मिट्टी को, है ना। और पेड़ पौधों का कटाव हो जाएगा जहां पर सिर्फ मिट्टी बचेगा, है ना। तो जब मिट्टी बचेगा तो क्या होगा, वहां सारे लगेंगे पानी के माध्यम से कटने, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है 1571 ईस्वी में किसने करवाया था, है ना। देखिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है ना अकबर ने करवाया था। 1571 में किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन बम का जो है आविष्कारक कौन था, ना। या न्यूट्रॉन बम का आविष्कार जो है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैमुअल कोहेन ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, है ना। सैमुअल कोहेन ने किया था ना। जबकि देखिए यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, ये जो ने क्या दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। याद रखना है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था ना, अल्बर्ट आइंस्टीन। याद रखना है ना। इन्होंने E बराबर mc का स्क्वायर के बारे में बताया था, है ना, सापेक्षता के सिद्धांत में, है ना। देखिए इसमें होता क्या है, E इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी, है ना। ये भी पूछता एग्जाम में, E बराबर mc स्क्वायर में E का वैल्यू क्या होता है? E का मतलब क्या होता है? M का मतलब क्या होता है? और C का मतलब क्या होता है ना। तो E का मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी। याद रखना है ना। जबकि M का मतलब क्या होता है? मास, यानी द्रव्यमान। M का मतलब द्रव्यमान होता है ना। और C प्रकाश की गति, है ना। प्रकाश की गति होता है C का मतलब। बहुत इंपॉर्टेंट है। सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। क्या दिया था? E बराबर mc स्क्वायर। E मतलब क्या होता है? ऊर्जा। M मतलब क्या होता है? मास यानी द्रव्यमान। और C मतलब क्या होता है? प्रकाश की गति, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है ओपेनहाइमर, है ना। ओपेनहाइमर जो है ना परमाणु बम का जनक माना जाता है इसको, है ना। ओपेनहाइमर को क्या माना जाता है? परमाणु बम का जनक। परमाणु बम का जनक किसको माना जाता है? ओपेनहाइमर को माना जाता है ना। जबकि एडवर्ड टेलर जो है ना, एडवर्ड टेलर, इसको माना जाता है किसका? तो इसको माना जाता है हाइड्रोजन बम का जनक, है। इसको हाइड्रोजन बम का जनक माना जाता है। 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत। और सैमुअल कोहेन पर उनको न्यूट्रॉन बम का आविष्कारक माना जाता है।
और ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक माना जाता है, जबकि एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम का जनक माना जाता है। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तिल्ली पर लगाया जाने वाला है ना पदार्थ कौन सा है ना? तो माचिस के तिल्ली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? लाल फास्फोरस। याद रखना है कौन सा है? लाल फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गांधी जी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? ये तो सबको पता होगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था ना। तो गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था ना। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गांधी जी का जन्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख रहा है कि हरी सब्जियों में है ना, देखिए हरी सब्जियों में कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना? विच एलिमेंट इज फाउंड इन द जो है एबंडेंस इन ग्रीन वेजिटेबल्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, आयरन पाया जाता है ना, यानी लोहा पाया जाता है हरी सब्जियों में। सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो पालक के पत्तों में पाया जाता है ना आयरन, जिससे कारण क्या होता है? इसको खाने से शरीर में बहुत तेजी से खून का मात्रा बढ़ता है ना, यानी खून में कमी नहीं होता है, जिस कारण एनीमिया रोग होने से आदमी को बच जाता है। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि अभ्रक है ना, अभ्रक यानी माइका का उत्पादक और राज्य कौन सा है ना? तो भारत की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो भारत में कौन सा राज्य होगा? ये होगा आंध्र प्रदेश। अभ्रक उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। अगर विश्व का बात करें है ना, अभ्रक उत्पादन में विश्व का बात करें तो विश्व में कौन होगा? विश्व में चीन है ना, विश्व में चीन है अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है ना। याद रखना है। अभ्रक क्या होता है? अभ्रक पता है? अभ्रक जो है ना ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि विद्युत का कुचालक होता है। याद रखना है। अभ्रक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ज्यादातर से आप देखे होंगे आयन होता है ना स्थिरीकरण करने वाला, उसके नीचे किया जाता है अभ्रक का प्रयोग है ना। ये हीट तो होता है मगर उसके अंदर करंट नहीं आता है ना। आप लोग चेक किए होंगे और आयन के नीचे हाथ लगा के करंट नहीं आता है, सिर्फ हीट होता है ना। इसलिए उसको कह सकते हैं कि अभ्रक जो होता है ना माइका, वो विद्युत का चालक होता है, जबकि ऊष्मा का सुचालक होता है। याद रखना शब्द पे, ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि दिल्ली के है ना लोटस टेम्पल का संबंध जो है किस धर्म से है ना? तो दिल्ली का आप देखे होंगे लोटस टेम्पल है ना, वो बना हुआ है, वो जो है ना ये बहाई धर्म से संबंधित है ना। किससे? बहाई धर्म से संबंधित है दिल्ली का लोटस टेम्पल। कि ध्वनि से संबंधित अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है ना? तो ध्वनि से संबंधित अध्ययन को ना एकास्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकास्टिक्स कहा जाता है ध्वनि से संबंधित अध्ययन को है ना। जबकि ये ऑप्टिक्स लिखा है ना, ऑप्टिक्स ये प्रकाश से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है ना। प्रकाश का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स। ये है प्रकाश का अध्ययन, सॉरी प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है। प्रकाश का अध्ययन ऑप्टिक्स कहलाता है। और जेनेटिक्स लिखा हुआ है, ये आनुवंशिकता का अध्ययन है। आनुवंशिकता का अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहा जाता है ना। यहाँ लिखा है मैकेनिक्स है ना। मैकेनिक्स होता है ना वस्तुओं के अध्ययन को कहा जाता है मैकेनिक्स है ना। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर होता है ना, वो क्या करता है? किसी वस्तु का अध्ययन करता है, जैसे गाड़ी वाड़ी का पार्ट पुर्जा बनाता है, इसको क्या कहा जाता है? मैकेनिक्स कहा जाता है ना। ये वस्तुओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? मैकेनिक्स। वस्तुओं के अध्ययन है ना। देखिए दोस्तों, वीडियो ऐसा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं है ना कि वीडियो कैसा हो रहा है, और ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं आपको कितना है मतलब जानकारी है पहले से इसके बारे में है ना। बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको जानकारी है कि नहीं है, कि अभी आपको नया सीखने को सब चीजें मिल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिखा है ये किस रक्त समूह को जो है सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है ना, यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ना। कौन सा रक्त समूह है जिसको सर्वदाता कहा जाता है? देखिए यहाँ पे रक्त समूह का बात करें, रक्त समूह तो कौन कौन से है? ए बी, फिर आता है ए बी, फिर है ओ ना। याद रखना। देखिए रक्त समूह होता है 4 है ना, 4 ग्रुपों में बांटा जाता है। रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंड-एस्टीनर ने किया था ना। किसने किया था? कार्ल लैंड-एस्टीनर ने किया था रक्त समूह का खोज है ना। इसमें ए बी और ओ होता है, ये 4 रक्त समूह होता है। जिसमें जो ओ है ना, इसको बोला जाता है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर है ना। यानी वो जो ब्लड ग्रुप है ना किसी को दे सकता है, ए को भी देगा, बी को भी देगा,
एबी को भी दे देगा और अपने ग्रुप में तो देगा ही, है ना। लेकिन लेना होगा तो सिर्फ अपने ग्रुप से ही लेगा, दूसरे ग्रुप से नहीं ले सकता है ना। इसलिए ओ को क्या बोला जाता है, सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है ना, यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, किसी को भी दे सकता है ना। अगर वही देखिए एबी की बात करें, यहाँ पर लिखा है ना एबी रक्त समूह, है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सर्वग्राही, याद रखना है, सर्वग्राही बोला जाता है इसको, एबी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है ना। ये क्या करता है, ये किसी का ब्लड ग्रुप ले लेगा, है ना। एबी जो है ना किसी का ले सकता है ना, और दे नहीं सकता है किसी को, है ना, सिर्फ अपने ग्रुप वाले के लोगों को ही देगा, है ना। लेकिन वो जो है वो किसी को दे देगा, और लेगा तो सिर्फ वो से ही लेगा, याद रखना है। एबी को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही रक्त समूह, जबकि ओ को क्या कहा जाता है, सर्वदाता, यानी सभी को दे सकता है, और एबी जो है सभी से ले सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि अरावली पर्वत वर्तमान में किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है ना। तो अरावली पर्वत जो है ना कहाँ पे, राजस्थान में है अरावली पर्वत, है ना, याद रखना है। अरावली पर्वत जो है ना विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है ना, याद रखना है, विश्व का सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है ना। विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, ये अवशिष्ट प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिखा है कि दिन के समय, है ना, पौधे कौन सी गैस लेते हैं। देखिए दिन के समय जो होता है ना पौधे, ये कौन सा गैस लेने का काम करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, और छोड़ते क्या है, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। जबकि रात में कभी कभी पेड़ पौधे ना CO2 छोड़ने लगते हैं, है ना। इसलिए रात के समय पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए और नहीं बैठना चाहिए, तो आपको लगेगा सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा ना, क्योंकि पेड़ पौधे रात के समय क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, और दिन के समय क्या लेते हैं, पौधे जो है भोजन के रूप में CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, और रात में क्या छोड़ते हैं, कभी कभी CO2 छोड़ने लगते हैं ना, और दिन में तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते ही ये छोड़ते हैं, याद रखना है इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि मोनोकल्चर, है ना, मोनोकल्चर जो है किस कृषि व्यवस्था का एक जो है विशिष्ट लक्षण है ना। देखिए मोनोकल्चर ये क्या कहलाता है ना, तो मोनोकल्चर जो है ना स्थानांतरित कृषि कहलाता है ना, क्या कहलाता है, स्थानांतरित कृषि कहलाता है मोनोकल्चर, है ना। इसमें होता क्या है कि पेड़ पौधे जो होता है ना काट करके वहां पे जो है खेती करना, कृषि करना, है ना, और वहां से जैसे मिट्टी में उर्वरता खत्म होगा फिर वहां से दूसरे जगह ये लोग चले जाते हैं ना। ये सब पहाड़ी इलाके में आपको देखने को मिलेगा स्थानांतरित कृषि, आप देखे होंगे वहां पे पेड़ पौधे काट काट के वहां पे कृषि करेंगे, और जैसे वहां पर नमी खत्म होगा फिर चल जाएंगे दूसरी जगह कृषि करने। ये पर्यावरण के लिए जो है ना बहुत खतरनाक होता है स्थानांतरित कृषि, है ना। और ये पता ही होगा मिश्रित कृषि, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि इनमें से कौन सा पौधा जो है कीट खाता है ना। देखिए कौन सा पौधा है जो कीट इसको खाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, पिचर प्लांट, है ना। पिचर प्लांट ऐसा पौधा है जो कीट को भी खाता है ना। इसके ऊपर कोई भी पौधा मतलब कीट आके बैठेगा तुरंत उसको बंद कर देगा, है ना, और उसका नाइट्रोजन पूरा ले लेगा, और क्या होगा कीट जो है मर जाएगा और फिर उसको छोड़ देता है ना। ये पिचर प्लांट है जो क्या करता है, पौधा जो ऐसा है कि कीट खाता है ना। इसके अलावा ड्रोसेरा भी होता है, ड्रोसेरा भी ऐसे खुला रहता है, और जैसे उसे कोई आके कीट बैठेगा तुरंत ऐसे बंद हो जाएगा, है ना, और पूरा उसका जो है नाइट्रोजन चूस लेगा और फिर उसको छोड़ देता है, वो मरा अवस्था में नीचे गिर जाता है। याद रखना इसको, ये पेड़ पौधे ऐसे हैं, एग्जाम में प्रश्न आता है इससे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि डेंगू ज्वार, है ना, किस मच्छर के काटने से होता है ना। डेंगू जो होता है ना फैलता है किस मच्छर के काटने से, इसका राइट आंसर क्या होगा, एडिज मच्छर के काटने से होता है। एडिज मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू फैलता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिज मच्छर काटने से डेंगू फैलता है ना। तो लिखा है ना फ्लीज मच्छर, है ना, याद रखना है सब फीमेल होते हैं। कौन सा मच्छर है, सब फीमेल मच्छर होता है ना, मेल को भी काटता ही नहीं है मच्छर। मेल क्या करते हैं, वो पेड़ पौधे पे जो है ना फल से, पेड़ पौधे के फलों से अपना भोजन करते हैं ना, उसका जूस लेके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि जितना मादा होती है ना ये सब काटती है मच्छर आकर, ये सब खून चूसने का काम करती है ना। तो दिखा है कि मादा एडिज मच्छर के काटने से क्या होगा, डेंगू होता है ना। डेंगू किससे काटने से होगा, तो मादा एडिज मच्छर के काटने से होगा। जबकि लिखा है एनाफ्लिज मच्छर, है ना, तो मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, याद रखना इसको, मलेरिया, है ना। मादा एनाफ्लिज मच्छर काटेगा तो मलेरिया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है क्यूलेक्स मच्छर, है ना, ये क्यूलेक्स जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है ना, ये जब काटेगा तो हाथी पाँव होगा, है ना, हाथी पाँव या जिसको बोलते हैं फलेरिया, है ना, क्या होगा, फलेरिया होगा ना। यानी क्यूलेक्स मच्छर काटेगा तो क्या होगा, फलेरिया होगा, जिसको बोलते हैं हाथी पाँव, यानी पाँव क्या होता है, मोटा हो जाता है ना। और मादा एडिज मच्छर काटेगा तो क्या होगा, डेंगू होगा। क्योंकि मादा एनाफ्लिज मच्छर काटेगा तो क्या होगा, मलेरिया होगा। याद रखना है, 3-4 पॉइंट्स यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखा है कि भारत के
है ना, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है ना। पहला बात याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया था, तो पिंगले वेंकैया ने, है ना। राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया, पिंगले वेंकैया ने। और यहाँ पूछा है कि अनुपात कितना होता है, तो 3:2 होता है ना, याद रखना है। यहाँ पूछा क्या है, लंबाई और चौड़ाई, है ना, लेंथ और ब्रेथ पूछा है ना, लेंथ और ब्रेथ पूछा, इसका अनुपात कितना है, तो 3:2 है ना। कभी कभी एग्जाम में घुमा देता है प्रश्नों को ना, कैसे घुमाएगा, पूछ जाएगा कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा, ब्रेथ और लेंथ का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 हो जाएगा ना। याद रखना है, बहुत सारे लड़के जो है ना यहाँ से गलत जो है ऑप्शन मार के आते हैं एग्जाम में, है ना। बहुत बार देखे हम, बहुत सारे लड़के गलत मार के आए थे, है ना। ध्यान देना, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई पूछे तो कितना होगा अनुपात, 3:2 होगा। जबकि चौड़ाई और लंबाई पूछ दे, है ना, ब्रेथ और लेंथ पूछ दे तो 2:3 होगा, है ना। और लंबाई चौड़ाई पूछे तो 3:2 होगा, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शक संवत का जो है आरंभ किसने किया था ना। शक संवत का आरंभ जो है ना कनिष्क ने किया था ना। कब किया था, 78 ईस्वी में किया था कनिष्क ने, है ना। कब किया था, 78 ईस्वी में किया था कनिष्क ने, है ना। अपने भारतीय कैलेंडर जो है ना शक संवत पर ही आधारित है ना। एक है विक्रम संवत, है ना, इसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था विक्रम संवत का शुरुआत, जो 57 ईस्वी में किया था ना, 57 ईस्वी में किया था विक्रम संवत का शुरुआत। किसने किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था या फिर विक्रमादित्य ने किया था ना। नेपाल का जो कैलेंडर है ना वो विक्रम संवत पर आधारित है ना, जबकि अपना भारत का कैलेंडर है ये शक संवत पर आधारित है। किसने किया था इसका आरंभ, तो कनिष्क ने किया था शक संवत का आरंभ। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता चुके हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, साथ साथ में, है ना, जो भी आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त, है ना, या फिर आपके पास कोई भी ग्रुप हो एजुकेशन वाला, उसमें मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि गैलीलियो कौन थे, है ना। तो गैलीलियो जो है ना ये एक जो है खगोल शास्त्री थे। कौन थे, खगोल शास्त्री थे गैलीलियो, है ना, याद रखना इसको, यहाँ से जहां प्रश्न आता है, खगोल शास्त्री थे कौन, गैलीलियो, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे, है ना। देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ना किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, है ना। गुरुत्वाकर्षण के कितने नियम थे, 3 नियम थे, जिसको किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण के नियम को, है ना। जबकि गैलीलियो ने क्या दिया था, ये जड़त्व का नियम दिया था ना। गैलीलियो जो है ना ये जड़त्व का नियम दिया था, गैलीलियो जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया, है ना। और केपलर ने क्या दिया था, ग्रहों में गति खोजा था ना, ग्रहों में गति, ग्रहों में गति खोज किसने किया था, केपलर ने किया था ना। और आइंस्टीन के बारे में पता ही होगा आप लोगों को, अभी से पहले बता भी चुके थे, है ना। आइंस्टीन क्या दिए थे, सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे आइंस्टीन ने, है ना। याद रखना है, E = mc² बताए थे, E = mc² सापेक्षता का सिद्धांत दिया था किसने, आइंस्टीन ने दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कि मानव शरीर में, है ना, मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है ना। तो मानव शरीर में भोजन जो है ना ये छोटी आंत में पचता है ना, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है क्या, भोजन, है ना, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब पूर्णतः परिवर्तित की गई, है ना। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना है ना जो 1 अप्रैल 1992 को पूर्णतः परिवर्तित किया गया था ना। देखिए पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे पंचवर्षीय योजना आपको बताने जा रहे हैं इसमें ना, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, अच्छा लगे तो। देखिए यहाँ पे बोल रहा है मुख्यतः पंचवर्षीय योजनाएं जो है ना 1951 से 2017 तक का कार्यकाल था ना पंचवर्षीय योजना का। लेकिन क्या हुआ देखिए यहाँ पर सब में आपको है एक एक करके समझाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, है ना, कब से कब तक रहा, 1951 से 56 तक रहा, है ना। देखिए भारत का जो पंचवर्षीय योजना है ना ये रूस के पंचवर्षीय योजना पे आधारित है ना। भारत का पंचवर्षीय योजना जो है रूस से लिया गया, याद रखना इसको। लिखा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था ना। कौन था, हेराल्ड डोमर था इसके मॉडल पे आधारित था। और ये मुख्यतः जोर दिया है किसमें, कृषि, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं पर जोर दिया गया था भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना, है ना। देखिए नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, याद रखना है ना। किस पे था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और ये भारी उद्योगों, है ना, और मतलब हेवी फैक्ट्री, हेवी प्लांट, भारी उद्योगों और औद्योगिकरण पे केंद्रित था ना, जोर दिया गया था। यानी याद रखना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं पर आधारित था। और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है
जो है ये भारी उद्योगों पर आधारित था ना। और तीसरा पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से 66 तक चला था ना। ये आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है ना। लेकिन भारत चीन 1962 और भारत पाक 1965 युद्ध के कारण क्या हुआ, प्रभावित हो गया था ना। याद रखना इसको, ये सफल नहीं रहा था। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि योजना अवकाश है ना, 1966 से 69 तक योजना अवकाश लग गया, जिसका सूखे और युद्ध के कारण जो है 3 वार्षिक योजनाएं चल पाई थी है ना। 3 वार्षिक योजनाएं चल पाई थी यानी 3 वर्ष तक ही चल पाया था। याद रखना इसको, 66 से 69 तक चल पाया था। चौथा पंचवर्षीय योजना जो है 69 से चला कब तक, 74 तक है ना। ये स्थिरता के कारण है ना, विकास और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है ना। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंदिरा गांधी जो है ना 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की थी, जबकि 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। याद रखना है पूरे भारत में टोटल 20 बैंक थे, जिसमें 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जबकि 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस तरह से टोटल जो है ना भारत में कितना बैंक था, 20 बैंक था। याद रखना है। और ये प्रेजेंट टाइम की बात करें 2026 के अनुसार, तो 2026 में भारत में अभी टोटल कितना बैंक बचा हुआ है, तो 12 बैंक ही बचा हुआ है, कुछ बैंकों को आपस में मर्ज करने के बाद से। 1969 में 14 और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिस कारण पूरे भारत में 20 बैंक था, और ये मर्ज करके कितना बचा हुआ है, मात्र 12 बैंक ही बचा हुआ है। इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1900 कब से कब चला, तो 1974 से लेकर 1980 तक चला। ये गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता पर जोर दिए गए। याद रखना है, पूछता है कि कौन सी योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था ना। इसके अलावा आता है 6ठी पंचवर्षीय योजना। याद रखना है, ये 1980 से 50 तक चला था। इसका जो है आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत और गरीबी जो है ना कम करने का कार्यक्रम पे जोर दिया गया था ना 6ठी पंचवर्षीय योजना में। देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में का कार्यकाल रहा 1985 से 80 तक है ना। इसमें भोजन, काम और उत्कृष्टता पर जोर दिया गया। तो इसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना पे। जबकि 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1992 से 97 तक चला। ये राव मनमोहन मॉडल है ना, ये राव मनमोहन मॉडल पर आधारित था, और ये आर्थिक सुधारों पर भी केंद्रित था ना। कौन सा योजना, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए नेक्स्ट आता है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चला था ना। 9वीं पंचवर्षीय योजना ये न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास पे आधारित था है ना। याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना है ना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक चला। ये प्रति व्यक्ति आय को जो है 10 वर्षों में दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया था इसमें ना। प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्षों में दुगुना करने का लक्ष्य था, किसमें, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है 11वीं योजना 2007 से लेकर कब तक चला था, तो 12 चला था 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये तीव्र और अधिक समावेशी विकास पे आधारित था ना। नेक्स्ट है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चलना था। कब से कब तक, 12 से 17 तक चलना था। लेकिन इस पर जोर क्या दिया गया था, तीव्र, अधिक और समावेशी सतत विकास, यह जो है अंतिम योजना थी है ना। और देखिए ये क्या हुआ, इसका महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो जनक जो है ना, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। किसको माना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। और पंचवर्षीय योजना जो है कहां से लिया गया था, तो रसिया के संविधान से लिया गया था। देखिए समाप्ति की बात करें तो समाप्ति कब हो गया था, तो देखिए यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चलना था, लेकिन समाप्त कब हो गया, 2015 में समाप्त हो गया। योजना आयोग को समाप्त कर जो है ना, इस मतलब आयोग को समाप्त करके योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है ना। कब कर दिया गया, 2015 में। और इसका जो पाया नीति आयोग है ना, नीति आयोग आ गया था, बनाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जिसके बाद जो है 12वीं योजना का 2012 से 17 के बाद नई पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई गई है ना। 17 तक मतलब अच्छा से नहीं चल पाया था, 15 में ही खत्म कर दिया गया था ना। योजना आयोग का स्थान पे क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, का स्थापना 1950 में हुआ था। और कब समाप्त हो गया था, तो 1915 में समाप्त हो गया योजना आयोग का स्थापना जो हुआ था ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या अर्थ है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन का अर्थ है प्रकाश का मुड़ना है ना, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ना, देखिए अपवर्तन और परावर्तन होता है ना। देखिए ये क्या है, कोई मान लेते हैं प्रिज्म है ना। ये प्रिज्म है, ये प्रकाश इधर से आएगी, इस पर रिफ्लेक्ट करेगा और फिर यहाँ से चली जाती है इधर है ना। तो क्या होता है, मुड़ने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं है ना। तो प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखिए नेक्स्ट है कि सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है ना किस तरंग का होता है या किस रंग का होता है। सबसे न्यूनतम जो है ना
ये बैंगनी रंग का होता है, वायलेट का सबसे न्यूनतम, है ना। जबकि सबसे अधिकतम का बात करें, है ना, अधिकतम किसका होता है, तो लाल का होता है। सबसे अधिकतम तरंग किसका होता है, लाल का होता है। तब सबसे न्यूनतम किसका होता है, बैंगनी का होता है। आप देखे होंगे रेनबो, है ना, इंद्रधनुष देखे होंगे आप लोग, उसमें कलर कौन सा होता है, सबसे नीचे कौन सा होता है, वायलेट, है ना, यानी बैंगनी होता है, VIB, है ना, GYO और R, है ना, ये कलर है ना। सबसे नीचे क्या होगा, वायलेट होगा, और उसके ऊपर क्या होगा, इंडिगो, इसके ऊपर क्या होगा, ब्लू होगा, इसके ऊपर होगा ग्रीन, और इसके ऊपर येलो होगा, इसके ऊपर ऑरेंज होगा, और सबसे ऊपर क्या होगा, रेड होगा, है ना। याद रखना है, पूछा है क्वेश्चन कि सबसे न्यूनतम तरंग किसका होता है, तो बैंगनी रंग का होता है ना। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो तरंग क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो सबसे न्यूनतम किसका हो गया, मिनिमम किसका हो गया, तरंग मतलब वेवलेंथ किसका होगा, तो वायलेट का होगा, है ना। सबसे मैक्सिमम किसका हो जाएगा, तो रेड का हो गया, याद रखना है। और देखिए यहाँ से पूछता है कि सबसे मतलब पूछता है कि रेनबो में सबसे नीचे कौन सा कलर होता है, तो वायलेट होता है। सबसे ऊपर कौन सा होता है, तो रेड होता है। और बीच में कौन सा कलर होता है, तो ग्रीन होता है, याद रखना है ना। पूरे बीचों बीच कौन सा कलर होता है, तो ग्रीन होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है ना। देखिए विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है ना, नेपाल है। कौन सा है, नेपाल है, अपना इंडिया नहीं है, है ना। नेपाल में लगभग आपको 88% हिंदू आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। नेपाल में 88% हिंदू ही है ना। इसका कारण क्या है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है, नेपाल है ना। और पूछता है कभी कभी कि विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम कहाँ रहते हैं ना। सर्वाधिक मुस्लिमों वाला देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है, याद रखना है। कौन सा है, इंडोनेशिया है। और सबसे अधिक रबर जो है ना पूरे विश्व में कहाँ पाया जाता है, बताना आपको कमेंट बॉक्स में ना। और भारत में रबर की खेती कहाँ होता है सबसे अधिक, है ना, यही बताना आपको कमेंट बॉक्स में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि पौधे में श्वसन की तुलना में, है ना, क्या अधिक तेजी से होता है। श्वसन की तुलना में सबसे अधिक तेजी से क्या होता है पौधे में, तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश का संश्लेषण होता है बहुत तेजी से पौधों के अंदर, है ना। याद रखना है इसको। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे क्या कर लेते हैं, यानी भोजन बनाने के लिए पौधे जो है क्या कर लेते हैं, भोजन बनाने के लिए सनलाइट लेते हैं, सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 चाहिए, और प्लस जल चाहिए यानी वाटर चाहिए, है ना। पेड़ पौधों में भोजन बनाने के लिए जो 3 चीज जो है बहुत अनिवार्य होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है किसे होता है। अध्यादेश जो जारी करता है ना, कौन करता है, तो ये केवल जो है ना राष्ट्रपति कर सकता है अध्यादेश जारी, है ना। किसके तहत करता है, तो अनुच्छेद जो है 123 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है ना अध्यादेश जारी करता है ना। किसके तहत, तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। जबकि राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत करता है ना। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, राष्ट्रपति, है ना। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। जबकि राज्यपाल का बात करें तो राज्यपाल जो है ना, ये आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल 213 के तहत, इस 2 की जगह लेना है, 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। जबकि राष्ट्रपति की बात करें तो 123, राज्यपाल का बात करें तो अध्यादेश जारी करेगा 213 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख रहा है कि जंतर मंतर का निर्माण जो है किसने करवाया था, है ना। देखिए जंतर मंतर जो है ना पूरे भारत में 5 जगहों पे, है ना, इसका निर्माण कराया था राजा जय सिंह सवाई ने, है ना। किसने कराया था, राजा जय सिंह सवाई ने कराया था जंतर मंतर का निर्माण। पूरे भारत में 5 जगहों पे है जंतर मंतर, है ना। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारसी, मथुरा में है। कहाँ है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारसी और मथुरा में। याद रखना है इसको, जंतर मंतर पूरे भारत में कहाँ है ना। दिल्ली, जयपुर, मथुरा और उज्जैन। इसके अलावा कहाँ पे, बनारसी में भी है। ये 5 जगह पे जय जंतर मंतर ना, जिसको किसने बनाया था, जय सिंह सवाई ने बनाया था ना। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारसी, मथुरा, है ना। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारसी, मथुरा, ये 5 जगहों पे जंतर मंतर जिसका निर्माण किसने कराया था, तो माधव जय सिंह सवाई ने करवाया था, याद है ना। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और कहाँ पे, बनारसी में, है ना। याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिखा है कि भारतीय संविधान में है ना आपातकाल की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपातकाल जो है ना यहाँ पर लिखा है इमरजेंसी, है ना, ये कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रस्तावना अवधारणा, है ना। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली जो है ना अपना ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जबकि अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से दिया गया है मूल अधिकार, है ना, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है ना। और इसके अलावा मूल कर्तव्य की बात करें, है ना, मूल कर्तव्य की बात करें, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रशिया से लिया गया है मूल कर्तव्य, है ना। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो रशिया से लिया गया है। और जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल लिया गया है। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो भारत का संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। और फ्रांस से क्या लिया गया है, देखिए फ्रांस से गणतंत्रात्मक जो लिया गया है ना, गणतंत्र फ्रांस से लिया गया है। लेकिन इसके अलावा प्रस्तावना में, है ना, प्रस्तावना में 3 शब्द लिया गया है ना, कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना का 3 शब्द कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है ना। स्वतंत्र, समानता और बंधुता, है ना, स्वतंत्र, समानता और बंधुता कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है के प्रथम विजेता कौन थे, है ना। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, विश्वनाथ आनंद थे, है ना। स्थापना कब हुआ था इसका, तो 1991-92 याद रख लीजिएगा, कंफर्म डेट नहीं किया गया, लेकिन 1991-92 ही यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, है ना। 1991-92 में किया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का शुभारंभ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है ना। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, भीमबटका का गुफा है जो भारत का सबसे पुराना गुफा है ना। कौन सा है, भीमबटका का गुफा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है। बंगाल का बाघ जो है ना किसको कहा जाता है, तो आशुतोष मुखर्जी को जो है बंगाल का बाघ कहा जाता है, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल का आविष्कार जो है किसने किया था ना, याद रखना है ईमेल का आविष्कर्ता कौन था। इसका राइट आंसर क्या होगा, शिवा अय्यादुरई था ना। कौन था, शिवा अय्यादुरई ईमेल का आविष्कारक है ना। ये भारतीय मूल का अमेरिकी है, यानी भारत का था कहाँ रहता है, अमेरिका में रहता है, याद रखना इसको। और बिल गेट्स की बात करें, ये बिल गेट्स कौन है, तो बिल गेट्स जो है ना ये माइक्रोसॉफ्ट के जन्मदाता है ना। किसके, माइक्रोसॉफ्ट के जन्मदाता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किसने किया था, बिल गेट्स ने किया था। कब किया था, तो 1975 में किया था, याद रखना है ना, 1975 में किया था। और अभी देखिए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, यही पूछता है एग्जाम में, सीईओ कौन है, तो सत्य नडेला है ना, सत्य नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस कांड जो है किस गैस से संबंधित है ना। तो भोपाल गैस कांड जो है ना ये मिथाइल आइसोसाइनेट से संबंधित है। किससे, मिथाइल आइसोसाइनेट से संबंधित है। ये भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था, याद रखना है। कब हुआ था, 1984 में हुआ था भोपाल गैस कांड, है ना। 1984 में हुआ था भोपाल गैस कांड, है ना। लगभग 40 लाख टन जो है ना यहाँ पे वो एक मतलब ये गैस लीक हुआ था, जिस कारण हजारों जिंदगी चली गई थी एक रात में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है किसके द्वारा घोषित किया गया था, किया जाता है ना। राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना ये राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है। 1962, 71 और 1962 में, और इसके अलावा 1971 में, है ना, और लगा है 1900, है ना, याद रखना है। 1962 में लगा था भारत और चीन के युद्ध समय, है ना। जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था उसमें लगा था भारत में आपातकाल, भारत प्लस चीन के युद्ध के समय। इसके अलावा 1971 में लगा था भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच, है ना, भारत प्लस पाकिस्तान युद्ध के समय लगा था भारत में आपातकाल। इसके अलावा 1900 लगा था, तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, है ना, उस समय भारत में अशांति फैल गया था, है ना, भारत में अशांति फैल गया था, जिस कारण भारत में आपातकाल लगा था, है ना। ये भारत में 3 बार लग चुका है आपातकाल, 1962, 1971 और, है ना। 1962 में कब लगा था, तो भारत पाक चीन के समय लगा था, है ना, भारत में आपातकाल। और 1971 में लगा था भारत चीन के समय लगा था 1962 में आपातकाल। और 1971 में भारत प्लस पाकिस्तान युद्ध के समय लगा था, में भारत में अशांति फैल गया था इंदिरा गांधी के समय में, जिस कारण लगा था आपातकाल, है ना। ये 3 क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसने किया था, तो स्वराज पार्टी का स्थापना चित्तरंजन दास ने किया था ना।
ये कब किया था? 1923 में किया गया था। इसका स्थापना 1923 में किया गया था, 1923 में किया गया था। चित्तरंजन दास के साथ में कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू भी थे साथ में, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये दो लोग मिलकर किए थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, है ना, जिसको बोलते हैं सीआर दास। ये मिलकर किए थे कब? 1923 में इसका स्थापना किए थे, स्वराज पार्टी की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा कि स्वतंत्रता की प्रतिमा जो है कहाँ स्थित है ना। देखिए इसको बोलते हैं ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी, याद रखना है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है, यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। ये जो है ना किसने बनवाया था? तो फ्रांस के लोगों ने बनवाया था ना, फ्रांस के लोगों ने बनवाया था। कहाँ पे? अमेरिका में, है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये कहाँ पे है? यूएसए यानी अमेरिका में है। किसका देन है? तो फ्रांस का देन है। ये एक दोस्ती के रूप में उसको उपहार के रूप में दिया गया था फ्रांस के द्वारा अमेरिका को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है। देखिए यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो, है ना, यूरोपीय जो संघ है ना उसका मुद्रा क्या है? यूरो है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वयस्कों में पाचन तंत्र की लंबाई लगभग जो है कितनी होती है। तो देखिए वयस्कों यानी लिखा है यहाँ पे लेंथ, लिखा है यहाँ पे व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। वयस्कों में जो पाचन तंत्र का लंबाई कितना होता है? तो 30 फीट होता है, याद रखना है, 30 फीट होता है, 30 फीट होता है पाचन तंत्र का लंबाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी? बताए थे 1975 में हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्थापना किसने किया था? तो बिल गेट्स ने किया था, है ना। और प्रेजेंट टाइम में इसका सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला इसका सीईओ है प्रेजेंट टाइम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का प्रथम जो है कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है ना। तो देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है ना ये पांडिचेरी में स्थित है ना। देखिए यहाँ से प्रश्न कभी कभी आता है कि प्रथम कृषि मंत्री कौन थे, है ना। भारत के प्रथम जो है कृषि मंत्री कौन थे, है ना, कृषि मंत्री, प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? ये कौन थे बताना है। फर्स्ट फार्मर मिनिस्टर ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम कृषि मंत्री थे। और साथ में भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखा है कि लोक हितवादी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए, है ना। लोक हितवादी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल हरि देशमुख, है ना। कौन हुए थे? गोपाल हरि देशमुख जो है ना ये लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे, गोपाल हरि देशमुख, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है ना। देखिए भारत का जो पहला राष्ट्रीय पार्क है ना ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है। कहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसका स्थापना कब हुआ था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का 1936 में हुआ था ना, याद रखना है। 1936 में जो है इसका स्थापना हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, है ना। देखिए पूछता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है असम में, है ना। कहाँ पे? असम में। ये काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे एक सिंगी गैंडा बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे इसलिए प्रसिद्ध है। और रणथंभौर कहाँ पे? तो रणथंभौर जो है ना ये राजस्थान में, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे? राजस्थान में। जबकि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है ना? कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में, याद रखना है, एमपी में कान्हा नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का संरक्षक जो है कौन होता है ना। तो मूल अधिकार जो होता है ना उसका संरक्षक का बात करें तो न्यायपालिका होता है ना, जुडिशियरी होता है मूल अधिकारों का जो है संरक्षक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का, है ना, 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ, है ना। यानी रशिया जो है ना उसको बोलते हैं सोवियत संघ, वो 15 भागों में टूट गया था। कब टूटा था? तो 1991 में टूटा था रशिया जो है 15 भागों में, है ना। जिसका रशिया अभी भी विश्व का सबसे बड़ा देश बना हुआ है 15 भागों में टूटने के बाद भी, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख रहा है कि लाल रक्त कण, है ना, यानी आरबीसी कहाँ नष्ट होते हैं, है ना। तो आरबीसी जो होता है ना यकृत और पलिया में, लिवर एंड स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाते हैं लाल रक्त कण, है ना, याद रखना है। इसका खोज किसने किया था लाल रक्त कण का? तो कार्ल लैंड ने किया था, याद रखना है इसको। देखिए नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेप्स है ना, कान की हड्डी है जो सबसे छोटी हड्डी है। जबकि फीमर का बात करें, फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी है ना, सबसे लंबा या बड़ी हड्डी है, सबसे लंबा, है ना। कौन सा होगा? फीमर होगा, जिसको बोलते हैं जांग की हड्डी, है ना। इसको क्या बोलते हैं? जांग की हड्डी बोलते हैं फीमर को, याद रखना है इसको। तो सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी कौन सा होगा? स्टेपिस होगा, स्टेप्स होगा, कान का हड्डी है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है ना। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, याद रखना है इसको, पावर ऑफ हाइड्रोजन।
पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। बोला कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। देखिए पहले पीएच से संबंधित कुछ क्वेश्चन समझते हैं ना। पीएच का खोज किसने किया था ना, पीएच स्केल का खोज किया था सोरेनसन ने। सोरेनसन ने जो है पीएच का खोज किया था ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन का खोज किसने किया, सोरेनसन ने किया था, है ना। देखिए इसने क्या क्या बताया था। देखिए ये हो गया एक स्केल होगा 7, है ना। पीएच स्केल में यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पे 0 होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ होगा 40, है ना। याद रखना इसको। देखिए यहाँ पे ये होता है 7 जो है ना, इसको बोलते हैं उदासीन, है ना। न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जो हम लोग पानी पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। वाटर का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। जबकि इसको बोलते हैं उदासीन। और जैसे इधर से जाएंगे इधर, है ना, ये सारे कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं, है ना। यानी जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो सब वस्तु कैसा होगा, क्षारीय होगा, है ना। और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, जैसे इधर जाएंगे हम लोग, वो कैसा होगा, तो ये होगा कैसा होगा, ये होगा एसिडिक होगा, है ना। एसिडिक होगा यानी कैसा होगा, ये अम्लीय होगा, है ना। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा, है ना, यानी बेसिक होगा। और जिसका पीएच मान 7 होगा वो क्या होगा, वो उदासीन होगा। यानी जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, उदासीन होता है, जिसका हम लोग उसको पीते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि नींबू के रस का पीएच मान कैसा होता है ना, यानी कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 7 से कम होता है। नींबू के रस का पीएच मान जो होता है ना 7 से कम होता है ना। तो कैसा होता है, ये जो है कैसा होगा, तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है ना। जबकि समुद्र के जल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। ब्लड का पीएच मान भी 7 से अधिक होता है, तो ब्लड कैसा होता है, ये भी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का खोज देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का खोज किसने किया था। इसका ट्रिक है द गोपचंद, है ना। देखिए यहाँ पे ई से इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। इसका खोज किया था किसने, जे थॉमसन ने, है ना। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन है ना, पी से क्या होगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन, है ना। कभी कभी आता है रदरफोर्ड भी, याद रखना इसको, है ना। रदरफोर्ड भी आता है ना, जबकि मुख्य रूप से गोल्डस्टीन को ही माना जाता है ना। प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया था। और यहाँ पर आता है एन से क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है ना, एन से न्यूट्रॉन। इसका खोज किसने किया था, चैडविक। किसने किया, चैडविक ने किया था ना, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन। और प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन को माना जाता है। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो जेम्स चैडविक ने किया था ना। तो यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया। यही करेंगे ना, क्या करेंगे ऑप्शन में, जे थॉमसन ही मानना है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया था ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट प्रश्न है। लिखा है कि जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, है ना, का मान जो है कहाँ अधिकतम होता है ना। वेयर इज द वैल्यू ऑफ जी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम, है ना। तो बोला है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कहाँ अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक होता है। कहाँ पे होता है, पोल पे जो है जी का वैल्यू सबसे अधिक होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो सेशन को शेयर हुआ है। एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी, है ना, इसका हमारा जो सेट जो है 551 क्वेश्चन आया हुआ है यूट्यूब पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे जो है ना ये वन लीनियर क्वेश्चन है ना। कैसा है सारे क्वेश्चन, ये सारे वन लीनियर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे, आप जाके वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं ना। देखिए इसका खास बात क्या है कि इसमें जितने भी 551 क्वेश्चन है ना, ये सारे जो है हिस्ट्री से है, कुछ इसमें प्रश्न, कुछ ज्योग्राफी से है, इसके अलावा कुछ साइंस से है और कुछ पॉलिटी से है। यानी 4 सब्जेक्ट को मिला के ये 551 क्वेश्चन का सेट बनाया गया है, जो आगामी एसएससी जीडी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो है ना, जितने भी इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें से निकाल के 551 क्वेश्चन सिलेक्ट करके इस पीडीएफ को बनाया गया है ना। आपको इसका पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। और इसका वीडियो भी पड़ा हुआ है फुली जो है एक्सप्लेन के साथ, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।